नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 10 के आयुष्मान हॉस्पिटल में। हमारे साथ मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NP सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, एक आम चर्चा है इस समय जनमानस में कि जो थर्ड वेव आएगी कोरोना की, वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। इस समय कितनी सच्चाई है? जी, सच्चाई तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सच्चाई नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी पिछले लास्ट 2 वेव में आपने देखा कि एडल्ट ज़्यादा सफ़र किए थे। पहले लॉट में बुज़ुर्गों में ज़्यादा पाई गई थी। दूसरे वेव जो आए थे उसमें जो मिडिल एज ग्रुप था, पर्टिकुलरली एडोलेसेंट से लेके एडल्टहुड तक, वो ज़्यादा हुआ था। तो अब चूँकि ये लोग एक तरह से आइदर नेचुरली इम्यून हो गए हैं या बहुत लोगों को वैक्सीन लग गई है, तो जो अनइम्यूनाइज्ड हैं पर्टिकुलरली बच्चे, उनमें ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि वो कोविड से अफेक्टेड हों। तो इसीलिए अगर थर्ड वेव आएगी, ऐसा अगर लगता है कि आएगी, तो फिर उनमें चांस ज़्यादा होगा कि बच्चे इन्वॉल्व हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि बच्चों में हमने कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया है, और बच्चों में कोविड कितना हुआ है उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन बड़ा मुश्किल होता है जब तक कि हम टेस्ट करा के उनकी एंटीबॉडी लेवल चेक ना कराएं। पेरेंट्स जो होते हैं यूजुअली रिफ्यूज करते हैं कि नहीं बच्चे तो ठीक थे, मुझे हुआ था लेकिन बच्चे हमारे अलग थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पेरेंट के नज़रिए से देखा जाए तो उनके बच्चे सफ़र नहीं किए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बच्चे सफ़र हुए होंगे लेकिन उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बोलते हैं। अब अगर आप आज देखेंगे, आज की तारीख में बच्चे जो बुखार लेके आते हैं, हम उनमें जहाँ हमें शक होता है तो हम उनकी कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि करीब करीब 50% केस में कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव मिल रही है। तो इसका मतलब उस दरमियान बच्चों में भी ये चीज़ें हो रखी थी, बट भगवान की ऐसी मर्जी समझ लीजिए, गॉड गिफ्टेड, कि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत रोबस्ट होती है, स्ट्रांग होती है, तो बच्चे को बीमारी नहीं हो पाया, और लेकिन वो ऑलरेडी रिकवर कर गए नेचुरली, और अब वो इम्यून हो चुके हैं। तो हो सकता है थर्ड वेव में उनको कुछ होने, क्योंकि ऑलरेडी वो नेचुरली इम्यून हो गए। तो ये थर्ड वेव होना नहीं होना अभी बड़ा मुश्किल है कहना। हाँ, अगर कोई वेरिएंट बदल जाती है, जो कि आजकल चर्चा हो रहा है डेल्टा 1 वेरिएंट का, तो अगर वेरिएंट बदलने से कोविड इन्फेक्शन होगा तब तो कोई भी इम्यून नहीं है, तब तो आ ही सकता है, और चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो बच्चे हो। तो ये चीज़ें कि सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व होंगे, इसको मैं सही नहीं मानता। अगर नेचुरल पुराने वायरस से होंगे तब तो बच्चे तो इन्वॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो रहा है। और अगर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, और अभी डॉक्टर गुलेरिया का भी इंटरव्यू मैंने सुना था कि जुलाई से हम बच्चों में भी वैक्सीनेट करेंगे, तो अगर हम वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं जुलाई अगस्त तक, तब तो और भी चांसेस कम है कि बच्चे वैक्सीनेटेड भी हो चुके होंगे और नेचुरल इन्फेक्शन से वो ऑलरेडी इम्यून भी हो चुके होंगे। सब अगर वैक्सीनेट बच्चों को करना शुरू भी करें जुलाई से या अगस्त से, तो एक लंबा अरसा लगने वाला है, चूँकि काफ़ी संख्या है बच्चों की। हिंदुस्तान चूँकि सबसे बड़ी कंट्री है चाइना के बाद में पॉपुलेशन के देखते हुए, तो ऐसे में समय चूँकि लगेगा तो संभावनाएं काफ़ी रहेंगी उनमें होने की। और आप क्या कुछ सलाह देंगे कि किस तरह की प्रिकॉशंस लें? जो कोविड के जो नियम हैं उनका तो जाहिर है कि लोग पालन करते ही हैं, उसके अलावा क्या कुछ ऐसा करें जिससे बच्चों को बचाया जा सके? जी, उसमें सबसे तो बेसिक, अब तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल हो गए कोरोना आए हुए, कम से कम ज़्यादा ही हो गए। तो लोगों ने देखा कि आप कितने भी दवाइयाँ कर लो, कितना भी प्रिकॉशन ले लो, अल्टीमेट जो प्रिकॉशन है, प्रोटेक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से बनेगी। बाकी चीज़ें लोगों ने ट्राई की, बहुत रिसर्चर ने बहुत सारी मेडिसिन भी की, बहुत सारे डॉक्टर्स ने OPD बेसिस पर प्रिस्क्राइब भी किया, बट वो उससे क्या कितना प्रोटेक्शन मिला जेन्युइनली वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो जो प्राइमरी गोल है प्रिकॉशन का, कि आपको जैसे गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमेशा मास्क लगा के रहें, सैनिटाइजर का यूज करें। बच्चे को कोशिश करें कि आप इस तरह से अनप्रोटेक्टेड जगह पर, जहाँ की क्राउडिंग है, जहाँ आपको नहीं पता है कि कितने लोग वैक्सीनेटेड है या नहीं है, कितने लोग इन्फेक्टेड है, तो आप तो उनको प्रोटेक्ट करें। इसीलिए भी करें क्योंकि उनमें वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन स्टेटस आपको कुछ नहीं पता, वैक्सीन तो मिली नहीं है, और नेचुरल इम्यूनिटी से वो कितना प्रोटेक्टेड है उसका कोई एविडेंस नहीं है अभी, जब तक कि आप किसी की पर्टिकुलर टेस्ट नहीं कराते हैं। और प्लस वो वल्नरेबल ग्रुप है। अगर एक बच्चा परिवार में सफ़र करता है तो पेरेंट्स और ऑलरेडी सफ़र कर जाएंगे, आपको अपनी जॉब छोड़ करके बच्चे की केयर करनी पड़ेगी। और हमारा देश अभी तक बच्चों को लेकर के इतनी ज़्यादा जागरूकता या तैयारी नहीं कर पाया है, और अस्पताल आप देख लें जितने कोविड हॉस्पिटल हैं, बच्चों की फैसिलिटी कहीं नहीं है। तो अगर बच्चे जेन्युइनली इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, तो हमें तो उसको तैयार करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि वो सिचुएशन ना आए
कि फिर हम बच्चे लेकर के दर बदर या अस्पताल भटकें और फिर हमें वहाँ सुविधाएं ना मिले। तो इससे बेहतर है कि हम उन्हें अभी से प्रोटेक्ट कर रखें। ये ना मान लें कि अभी लॉकडाउन ख़त्म हो गई या टोटल काउंट नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हम उन्हें छोड़ दें। उन्हें और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो सब जब तक बच्चे वैक्सीनेट नहीं होने शुरू होते या जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए, तब तक उनको बचाने के लिए क्या कुछ प्रेस्क्राइब आप कर रहे हैं, कोई ऐसी दवा जो इम्यूनिटी बूस्ट करे बच्चों में, जिससे उनका बचाव हो सके कोरोना से? देखिए, ऐसी तो दवाई कुछ नहीं है। जितना भी ट्रायल आपने अब तक देखा हुआ है उसमें कुछ लोगों ने जैसे एडल्ट में पर्टिकुलरली विटामिन डी, जिंक, इन तरह की कुछ एंटीबायोटिक्स का ट्रायल किया गया। आज की तारीख में ये सब प्रूव हो गया कि ये जस्ट एक प्लेसेबो का काम करता है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। बट चूंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब से पर्टिकुलरली विटामिन डी डेफिशिएंट पाए जाते हैं। अगर आप टेस्ट करा के देखेंगे तो इवन एडल्ट बच्चे सब में डेफिशिएंट होते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंट पर्सन में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से एडल्ट में मृत्यु दर कम हुई है, सिविरिटी कम हुई है। तो हमारे पास एक ये ज़रूर है कि हम उसको विटामिन डी की जो स्टेटस है वो मेजर करें। मेरा ये अपना मानना है कि हम विटामिन डी की जो लेवल है वो कम से कम 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रखें उसको। और दूसरा एक जो भी कर सकते हैं, जिंक का थोड़ा बहुत रोल जो बताया गया हम कर सकते हैं। और खान पान में हम ध्यान रखें कि जितनी उसकी न्यूट्रिशियस डाइट होती है वो हम ध्यान रखें। न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन अपने आप में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। एक तरह से उसको इम्यूनिटी क्वेश्चन बोलते हैं कि वो अपने आप में आपको बूस्ट करके रखता है। और नेचुरल तो भगवान ने जो ऐसी सिस्टम, इम्यूनिटी का एक सिस्टम बनाया जिसको इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है, वो बहुत स्ट्रांग होती है बच्चों में। तो ये सब मिला के देखा जाए तो हम अगर थोड़ी सी लापरवाही ना करें और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखें, जब तक कि हम वैक्सीनेटेड ना हो जाए, तो हम अपने प्यारे बच्चों को ज़रूर बचा के रख सकते हैं। यही हमारा सवाल। तो मैं सवाल लेता हूँ, 0 से यानी जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल वहाँ से लेकर वयस्क होने तक यानी 18 साल की उम्र तक अगर इफेक्ट होते हैं किसी भी तरह से कोरोना से, तो आयुष्मान हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं मौजूद जी, हैं? हमारे पास सुविधाओं का तो अभी ये नहीं कर सकते क्योंकि इनमें अभी हुई नहीं है, सिविरिटी हमें नहीं आई है। बच्चों में जब कोविड होता भी है तो सीवियर नहीं होता, देखा गया। जितने बच्चे अफेक्टेड होते हैं मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो चुके हैं। बट फिर भी ये बड़ा अस्पताल है, यहाँ हर सुविधाएं हैं। अगर कोई इस तरह से इन्वॉल्व होता है तो हम उसको आईसीयू में रख कर भी केयर कर सकते हैं। तो इतने बड़े अस्पताल में तो हम उसके लिए हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हमारे पास है सुविधा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर एनपी सिंह को आपने सुना तमाम किस तरह से क्या हालात होने वाले हैं और बच्चों को क्या कुछ एहतियात बरतने की आवश्यकता है, सब कुछ बताते हुए सहयोग विजय त्यागी के साथ मैं